नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर को और आईएमएफ के लिए एक और बड़ा झटका सामने आया है। कई सारी एशियन कंट्रीज स्पेशली चाइना और मलेशिया मिलकर के आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक विकल्प बनाना चाहते हैं, जिसको कि वो लोग नाम दे रहे हैं एशियन मॉनेटरी फंड यानी कि एएमएफ। इनफैक्ट इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हो चुकी है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, फोर्ब्स इंडिया की ये वाली खबर है, चाइना एंड मलेशिया कंसिडर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एशियन मॉनेटरी फंड टू रिड्यूस द यूएस डॉलर डिपेंडेंस। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देख ही लिया है कि ये बेसिकली जो ये नया फंड, जो ये नया कोष बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके चलते ये यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं और आईएमएफ के भी ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं। तो इसी एएमएफ के आइडिया के बारे में बातचीत करेंगे कि एग्जैक्टली ये चीज क्या है और इसको किस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया जा रहा है, और साथ में ये भी समझा जाएगा कि क्या वाकई में जो एएमएफ है, क्या उससे यूएस डॉलर का जो पॉपुलैरिटी है वो कम होगा या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स साथ में जुड़ा हुआ स्टैटिक कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। ये कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन अगर आप अभी भी इसमें एनरोल करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आपको जो भी क्लासेस हुई हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दी जाएंगी। इस कोर्स के ऊपर फिलहाल चल रही है सेल, जिसमें कि आपको फाइनल कॉस्ट पड़ता है ओनली एंड ओनली 1039 रुपीज अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। एनरोल करने के लिए लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। राइट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज से लगभग 20-21 दिन पहले की बात है जब मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर अनवर इब्राहिम, वो चाइना के दौरे पर गए थे और उनकी मुलाकात हुई थी चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर जी जिनपिंग के साथ। ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, ही इज अनवर इब्राहिम ऑफ मलेशिया, और यहां पर तो आप आई एम श्योर जानते ही होंगे ये चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर जी जिनपिंग है। और इसी पर्टिकुलर मीट में इन्होंने बेसिकली प्रपोज किया द आइडिया ऑफ एन एशियन मॉनेटरी फंड पॉपुलरली कॉल्ड एज एन एएमएफ। आप देख पाएंगे चाइना एंड मलेशिया आर कॉन्टेम्पलेटिंग एडवांसिंग टॉक्स ऑन क्रिएटिंग एन एशियन मॉनेटरी फंड as the region prioritizes reducing its dependence on the US डॉलर। बल्कि रिपोर्ट्स ये भी सामने आई है, बताया गया है कि मलेशिया के जो पीएम है मिस्टर अनवर इब्राहिम, इन्होंने बताया कि चाइना इस आइडिया को लेके काफी रिसेप्टिव था टू अ प्रोपोजिशन फॉर एस्टैब्लिशिंग सच अ फंड। मतलब कि मलेशिया ने कहा कि हम इंटरेस्टेड हैं, चाइना ने कहा कि बिल्कुल हम भी आपके साथ इसी में खड़े हुए हैं। तो ये इनका मानना है कि अगर हम लोग एक ऐसा एशियन मॉनेटरी फंड खड़ा कर लेते हैं, एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो उस केस में हम लोग बेसिकली जो यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस है उसको कम कर सकते हैं, और जब भी हमें किसी लोन की आवश्यकता होती है, हमें उसके लिए आईएमएफ जाना पड़ता है, तो उसके ऊपर भी जो निर्भरता है उसको कम करी जा सकती है। इनफैक्ट नॉट जस्ट ये, अगर आप देखें तो यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस को कम करने के लिए ये जो देश हैं ये आपस में जो व्यापार है उसको लोकल करेंसीज में सेटल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जस्ट पिछले ही हफ्ते की बात है, इंडिया और मलेशिया ने अनाउंस किया कि वो लोग अब डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, वो लोग बल्कि जो इंडियन रुपी है, इंडियन करेंसी है, उसी के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। स्टेटमेंट सामने आया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने बताया था इट हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू ऑपरेशनलाइज दिस ऑप्शन बाय ओपनिंग अ स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट थ्रू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक इन मलेशिया। इतना ही नहीं, चाइना ने भी बल्कि रिसेंटली ब्राजील के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके चलते दे आर नाउ गोइंग टू ट्रेड इन द लोकल करेंसीज। ये मार्च के महीने में ही हुआ है। चाइना एंड ब्राजील रीच्ड एन अग्रीमेंट टू कंडक्ट द ट्रांजैक्शंस एक्सक्लूसिवली इन देयर रिस्पेक्टिव नेशनल करेंसीज, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर द यूएस डॉलर। और इसी मुलाकात ने मलेशिया के जो पीएम है, इन्होंने भी ये घोषणा करी है कि हम लोग भी चाइना का जो पीपल्स बैंक है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, सो दैट चाइना के साथ भी जो हमारा व्यापार है वो डोमेस्टिक यानी कि लोकल करेंसीज में ही कंडक्ट किया जा सके। खैर, कमिंग बैक टू द आइडिया ऑफ एएमएफ, सवाल ये आता है कि ये लोग आईएमएफ को रिप्लेस क्यों करना चाहते हैं। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर क्या है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग कुछ मेजर पॉइंट्स की बात करें तो देखिए आईएमएफ में क्या है ना, वोटिंग यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से दी जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम पूरे एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया की सारी कंट्रीज को इंक्लूड कर लिया जाए एक्सक्लूडिंग जापान,
पूरे एशिया के कॉन्टिनेंट के पास, जिसका साइज इतना बड़ा है, उनके पास जो टोटल वोट्स हैं वो केवल 21.85% वोट्स हैं, जबकि एशिया में इंडिया और चाइना जैसी जो विशाल इकोनॉमीज हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं। वहीं अकेले यूएसए के पास बात करें तो उनके पास 16.5% का वोटिंग शेयर देखने को मिल जाता है। और आईएमएफ के नियम ये कहते हैं कि अगर आपको आईएमएफ में कुछ भी बदलाव करना है, आईएमएफ के कोटा में कुछ चेंज करना है, अगर आपको नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस में कुछ बदलाव करना है, तो मिनिमम 85% वोट्स आपको यहाँ पे चाहिए पड़ती हैं। इसका मतलब साफ है कि क्योंकि यूएसए के पास 16.5% का वोटिंग शेयर है, मतलब कि इफेक्टिव वीटो यूएसए के पास है। अगर यूएसए किसी भी चीज को मना कर दे तो मान के चलिए कि वो चीज आगे नहीं बढ़ने वाली है। इसके अलावा आईएमएफ जब भी लोन देता है तो बहुत सारी शर्तें साथ में लगाता है। फॉर एग्जांपल, वो सरकारों को बोलता है कि आप गवर्नमेंट बोरोइंग को रिड्यूस करो, टैक्सेस को बढ़ा दो, स्पेंडिंग कम करो, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दो अपनी करेंसी स्टेबलाइज करने के लिए। जो आपकी कंपनीज फेल हो रही हैं उनको फेल होने दो, उनको बैंकरप्ट होने दो, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स लेकर आओ, जैसे कि करप्शन कम करो, ब्यूरोक्रेसी कम करो, प्राइवेटाइजेशन करो, डीरेगुलेशन करो। ये बहुत सारी नई नई शर्तें हैं जो कि आईएमएफ लगाता है। आपको याद ही होगा जब इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई थी, तो जब आईएमएफ ने इंडिया का हाथ थामा था तो साथ में बहुत सारी शर्तें भी लगाई थी। इसका एक और उदाहरण भी है। अगर बात करें तो एशिया की जो फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 की हुई थी, उस टाइम पर भी बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इनको आईएमएफ के पास जाना पड़ा था। बट आईएमएफ ने साथ में यह भी कहा था कि आपको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करनी होगी, फिस्कल पॉलिसी जो है वो और टाइट करनी होगी, वगैरह वगैरह अलग अलग तरह की शर्तें लगाई गई थी। एंड फाइनली ये भी कहा जाता है कि आईएमएफ का जो पूरा का पूरा वर्किंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब कि जिस भी कंट्री के साथ ये मिलकर के काम करना चाहिए वो मिलकर के काम नहीं करते, कंसल्टेशन के साथ काम नहीं करते, और वन साइडेड डिसीजंस हैं जो कि कंट्रीज के ऊपर थोपते हैं। और यहां पर भी वही चीज आती है कि कई बार यूएसए अपनी मर्जी के हिसाब से जिस कंट्री को हेल्प करनी है करता है, जिस कंट्री को हेल्प नहीं करनी है नहीं करता है। तो मोटा मोटा यूएस की डोमिनेंस और आईएमएफ के जो कंडीशंस हैं ये बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आईएमएफ में रिफॉर्म्स की मांग काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है, और इसी के चलते एएमएफ के आइडिया को सामने पेश किया गया है। लेकिन आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एएमएफ का जो आइडिया है दोस्तों ये नया नहीं है। पहले भी 1990s में एएमएफ का आइडिया सामने रखा गया था। उस समय भी ये जो आइडिया था ये अनवर इब्राहिम जी नहीं रखा था, बस फर्क केवल इतना था उस टाइम पे ये मलेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस टाइम पर भी इन्होंने कहा था कि हमें अपना एक सेपरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। 1997 की ही बात है जब इस आइडिया को सामने रखा गया था। फिर जब 2008 में यूएस डॉलर का वजह से जो पूरा का पूरा हमें रिसेशन देखने को मिला, तो यूएस डॉलर का जो लिक्विडिटी का शॉक था वो पूरी दुनिया में देखने को मिला। तब भी इस आइडिया को फिर से सामने लाया गया, लेकिन ये आइडिया मटेरियलाइज नहीं हुआ। बट दिस टाइम अराउंड अनवर इब्राहिम जो कि अब मलेशिया के पीएम बन चुके हैं, उनका ये मानना है कि अभी जो ये मौका है बहुत अच्छा मौका है इन ऑर्डर टू रिविजिट द आइडिया। और इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जो रोबस्ट इकोनॉमीज है चाइना, जापान एंड अदर्स इन द रीजन, दे शुड एटलीस्ट डिस्कस द पोटेंशियल फॉर एन एशियन मॉनेटरी फंड एज वेल एज यूजिंग देयर रिस्पेक्टिव करेंसीज। जो कि बात कहूंगा बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो डॉलर की डोमिनेंस पिछले एक साल में ही काफी कम हो चुकी है। जो डी डॉलराइजेशन की वेव है वो हमें काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, और अभी टाइम बिल्कुल सही है कि इस एएमएफ के आइडिया को सामने लाया जाए। लेकिन एएमएफ को एस्टैब्लिश करना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। यहां पर इंडोनेशिया के जो मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, जिनका नाम है एयरलांगा हरतार्तो, इन्होंने कहा कि इवन दो ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें क्या होगा, इट वुड रिक्वायर कमिटमेंट्स फ्रॉम कंट्रीज दैट मे बी हार्ड टू कम बाय। मतलब कि ऐसी आपको कमिटमेंट्स करनी पड़ेंगी, लेकिन वो सारी कंट्रीज कमिटमेंट्स नहीं कर पाएंगी। इनफैक्ट एक और यहाँ पे एक्सपर्ट है जिनका नाम है माइकल इग्नेशियस, जो कि हांगकांग बेस्ड एशिया डायरेक्टर हैं एट अवर क्राउड, एक कंपनी है जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट प्लेटफॉर्म है अवर क्राउड, वहां पे ये एशिया के डायरेक्टर हैं। और इन्होंने कहा कि देखिए एक आइडिया जो है इसको कहना बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप यहां पर एक नया बैंक बनाना चाहते हैं, एक नया एएमएफ बनाना चाहते हैं, तो उसके चलते एक नई रिजर्व करेंसी भी आपको बनानी पड़ेगी। रिजर्व करेंसी अगेन बनानी आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना काफी मुश्किल है,
यूएस डॉलर जो है वो दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनी हुई है, मतलब कि दुनिया भर के देश जो है वो यूएस डॉलर में अपने पैसे को सेफ मानते हैं, स्टेबल मानते हैं। और अगर आप कोई ऐसी करेंसी लेकर आते हैं जो कि लोग कह रहे हैं कि मोस्टली चाइना का युआन ही होगा, तो अगर उसको एक ग्लोबल करेंसी की तरह मेंटेन करना है, उसके पीछे बहुत खर्चा आएगा, बहुत कमिटमेंट्स आएंगी, तो वो करना इतना आसान नहीं होने वाला है। और यहीं पर इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि देखिए, जो आपका डॉलर का शेयर है वो ग्लोबल पेमेंट्स में इवन तो कम हो चुका है, लेकिन कम होने के बावजूद भी 40% पे है। वही युआन का जो शेयर है वो केवल 1.9% पे है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड के जो करेंसी रिजर्व्स हैं वो यूएस डॉलर में कितने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो यूएस डॉलर में ऑलमोस्ट 58% रखे हुए हैं और युआन में केवल 3% रखे हुए हैं। तीसरा फैक्टर, चाइना का जो कैपिटल अकाउंट है, चाइना की जो इकोनॉमी आपको मालूम है वो बहुत ज्यादा क्लोज्ड इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा ओपन नहीं है दुनिया के लिए, जिसके चलते ये प्रोसेस और भी ज्यादा टायरसम और भी ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस हैं जो कि एएमएफ की एस्टैब्लिशमेंट में और युआन को एक इंटरनेशनल करेंसी को एस्टैब्लिश करने में फेस करने पड़ सकते हैं। डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, लेकिन आपकी इस पे क्या राय है डेफिनेटली बताइए। एएमएफ के आइडिया को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने इस कोर्स में अभी भी एनरोल नहीं किया है, देयर इज स्टिल टाइम। आप लेक्चर्स के रिकॉर्डेड फॉर्मेट को देख सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड अनिरुद्ध, और ये आपको फाइनल प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।